जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। एक व्यक्तित्व की जब बात आती है तो उसके साथ साथ उसके गुणों की बात आती है। अगर हम नीतीश कुमार की बात करेंगे, जिसके बारे में बिहार पॉलिटिक्स में चल रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, तो उनके भी व्यक्तित्व के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें सोचना होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले सामने जो एक छवि आती है वो एक दृढ़ व्यक्तित्व की आती है, दृढ़ राजनेता की आती है, आक्रामक राजनेता की आती है, जो कभी झुकता नहीं है। लेकिन अगर हम क्षेत्रीय राजनीति की बात करें तो क्या कारण है कि भाजपा बार बार बच्चा राजनीति की तरीके से दिखाई देती है। और खासतौर पर अगर भाजपा के लिए बिहार में बात करें, कल मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक तरीके से भाजपा का भाग्योदय कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार पिछले 26 सालों में भाजपा ने पहली बार रीढ़ की हड्डी दिखाई है, तनकर खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है मोदी जी। लेकिन क्या कारण है कि बिहार में उनके पास ना संगठन का आधार है, ना ठीक तरीके से कोई ढांचा है, ना कोई नेता इस तरीके से डेवलप हो पाया है। एकमात्र सुशील मोदी थे जिनकी पटरी जो है वो नीतीश कुमार के साथ में बैठती थी, उन्हें राज्यसभा के साथ सदस्य इसलिए बनाया गया। और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह को कोई खास जो है वो भाव दिया नहीं जाता, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और आपको सेकुलर पॉलिटिक्स से किसी ना किसी तौर पर एक प्यार जरूर है, चाहे आप परसेप्शन कोई भी क्रिएट करते हो। ये बात कड़वी लग सकती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये आज की सच्चाई हमें काफी हद तक कई जगह पर दिखाई देती है। और मुस्लिम तुष्टीकरण केवल कांग्रेस नहीं करती, इस समय की सरकार भी कर रही है। कितनी जगह कर रही है इसके बारे में हम नहीं बोले तो बेहतर है, क्योंकि बहुत बोला जा रहा है। मैं यहां पर बात ये करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने इस बार गठबंधन क्यों तोड़ा। देखिए पलटू मार की बात करें तो भाजपा के लिए ये 1994 से लगातार होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। 7 दिन की सरकार सन 2000 में रही थी, मार्च में 3 मार्च 2000 से लेकर के 10 मार्च 2000 तक राबड़ी देवी के बाद में 7 दिन की सरकार नीतीश कुमार ने चलाई थी। और उसके बाद 2005 से, चाहे वो 2005 हो, 2010 हो, 2015 हो, 2020 हो, सरकारें बदली हैं, संगठन बदले हैं, लेकिन सीएम जो है, मुख्यमंत्री, वो कांस्टेंट रहा है, और वो नाम है नीतीश कुमार का। अब ये कांस्टेंट क्यों रहा है, उसके कारण जानने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले आपको आंकड़े बताता हूं, और खास तौर पे जुलाई की एक प्रमुख घटना, बल्कि 2 घटनाओं के बारे में या 3 घटनाओं के बारे में चलिए मैं आपको जिक्र करके बताऊंगा कि कौन कौन सी वो घटनाएं हैं जिनके कारण से, या जिनमें आप सर्व प्रमुख सोच सकते हैं कि ये सबसे बड़ा कारण रहा होगा नीतीश कुमार का ये गठबंधन तोड़ने का और आगे जाने का। क्योंकि नीतीश कुमार का तय है, नीतीश कुमार का तय है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना है, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। और ये मुझे एक तरीके से एक राजनेता की अच्छी बात भी लगती है कि आपका तय है कि मुझे ये बनना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन सामने वाली पार्टी का तय नहीं है, उसे लगता है कि मुझे संगठन में रहना है। अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो एक तरीके से एक सभा में अपने कार्यकर्ताओं को डांटते हुए एक तरीके से नजर आए थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन टूटे। अब गठबंधन नहीं टूटने का असर किस तरीके से पड़ रहा है पार्टीज पर, क्षेत्रीय राजनीति में किस कारण से एक आक्रामक नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे राजनेता डिफेंसिव नजर आते हैं, ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, ये हमने बंगाल में भी देखा है। बंगाल में लोग कह सकते हैं कि आप 3 सीट से थे, 3 से 90 सीट पर पहुंचे, बाद में कम हुई, ये अलग बात है, लेकिन इतना पहुंचे। लेकिन बंगाल में एक एक कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है ना, उस हत्या का हिसाब आपने लिया नहीं है किसी भी तरीके से। और हत्या का हिसाब कौन लेगा? केवल जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाने से बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या का हिसाब नहीं हो जाता किसी भी तरीके से। ये बात बहुत गलत है, और ये बात भाजपा को स्वीकार करनी चाहिए। बंगाल की बात देख लीजिए, पंजाब की बात देख लीजिए। पंजाब में मतलब मुझे कई बार लगता है ऐसा कि जिस तरीके से कहते हैं भारतीय धर्म शास्त्रों में कि अगर आपको कुत्ते से भी सीख मिले ना तो ले लेनी चाहिए, आपको केजरीवाल से सीख ले लेनी चाहिए। अब आप कुत्ते और केजरीवाल को एक करके मत देखिएगा, देखिएगा तो देखिएगा, लेकिन केजरीवाल ने कुछ भी करो अपनी तरफ से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ में पहले भाजपा भी थी और कांग्रेस भी थी, दोनों के अपने अपने मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने अपनी जगह बना ली। आप चाहे कितनी भी गालियां देते रहिए, पंजाब में अपनी जगह बना ली, आप चाहे कितनी भी गालियां देते रहिए। गुजरात में ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कांग्रेस का स्ट्रक्चर वो केजरीवाल के पास में आने वाला है। आप चाहे कितनी भी जगह बना लीजिए, कितनी भी गाली दे दीजिए उस आदमी को, लेकिन किसी भी कारण से, चाहे फॉरेन फंडिंग हो या लोगों के बीच अपनी छवि, अपना परसेप्शन पेश करके हो, वो आदमी अपनी जगह बनाता जा रहा है। कभी कभी क्षेत्रीय राजनीति में आपको उस व्यक्ति से भी सीख लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी ऐसा लगता है। पंजाब में आप गए, बंगाल में आप गए, महाराष्ट्र में आपने कितनी बार मट्टी पलित करवाई, और उसके बाद में बिहार में देखिए आरसीपी सिंह, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह
एकनाथ शिंदे की भूमिका अदा कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा आरसीपी सिंह का दम और एकनाथ शिंदे के दम में बहुत अंतर है। आरसीपी सिंह के भरोसे आप नहीं सोच सकते थे, क्योंकि आरसीपी सिंह को तो खुद जो है वो एक तरीके से उनका वो प्राथमिक सदस्यता से निलंबित हो चुके हैं, कुछ कर नहीं सकते थे और दम भी नहीं था उनके अंदर इतना। दूसरी बात, इससे बड़ी बात जो है, उधर सामने उद्धव ठाकरे थे, एक अपरिपक्व राजनेता, और इधर सामने नीतीश कुमार थे। जो सरकारें बदलती हैं लेकिन मुख्यमंत्री वही रहता है। तो जब उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार के बीच में तालमेल, एक तरीके से आप कोई तुलना नहीं कर सकते, आरसीपी सिंह और एकनाथ शिंदे के बीच में तुलना नहीं कर सकते आप जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में होगा, इसकी सोचना भी, इसकी कल्पना करना भी बेवकूफी होगी। अब आपको मैं कुछ पहले आंकड़े बताता हूं, उसके बाद में लेके जाता हूं तीन ऐसी चीजें जिनका कारण, जो कारण बन सकती हैं इस गठबंधन को टूटने का। पहले आंकड़े सुनिए, 2005 से किस तरीके से चीजें बनी है। 2005 में भाजपा के पास में 55 सीट थी, जेडीयू के पास में 88 और आरजेडी के पास में 54। यहां मुख्यमंत्री बनते हैं जेडीयू के, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। इसके बाद में 2010 में आइए, 2010 में जेडीयू की सीटें बढ़ती हैं 115, भाजपा की 55 से बढ़ती है 91। बहुत बड़ा नुकसान होता है आरजेडी को, 54 से वो 22 पर आ जाते हैं। इससे कम सीटें उनके पास में बहुत पहले जो है वो आई नहीं थी, लेकिन 2010 में ये हुआ। 2015 में भाजपा ने एक जोखिम लिया, अकेले चुनाव लड़ा, यहां पर भाजपा को एक सेटबैक मिला और शायद भाजपा इस सेटबैक से उभर ही नहीं पाई। भाजपा के पास में कुल जमा 55 सीट आती है, 2015 में 53 सीट आती है, बल्कि जेडीयू की भी कम होती है, 115 से 71 होती है, और आरजेडी की सीट्स जो है वो बढ़कर के 80 हो जाती हैं, 22 से 80 सीट हो जाती है। और उसके बाद में 2020 का चुनाव आता है। यहां पर भाजपा ने वही गलती करी जो 2004 के लोकसभा चुनाव में करी थी। मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आई बटन में, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया था कि तुम भी मछली खाओ और हम भी मछली खाएंगे, यानी कि मुझे मछली खाना पसंद है, तुमको भी खिलाएंगे। आपको वोट जो है ना वो सेकुलर पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं दिया गया था, आपको वोट दिया था अपने कोर मुद्दों पर बने रहने के लिए, चाहे वो धारा 370 हो या राम मंदिर हो या फिर समान नागरिक संहिता हो या हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली बात हो। तो आपने ये सब नहीं किया, आप सरकार में रहना आपने पसंद किया, किसी भी कारण से हो, ल्यूटियंस दिल्ली आपका घर होना चाहिए, ये आपने पसंद किया। नतीजा क्या निकलता है, जिस पार्टी को 2 से निकलकर ये 188 तक इस देश की जनता ने पहुंचाया था, 2004 में चाहे कारगिल विजय आपने मनाया हो, पोखरण परमाणु विस्फोट आपने किए हो, एक दबंग छवि आपने विकसित की हो, लेकिन 2004 में 188 से आप 138 आ जाते हैं। 2004 से 9 में भी ये सब काम अपनी मुखरता से, उतनी मुखरता से नहीं कर पाते हैं। 2009 में आप 116 आ जाते हैं। ये तो भला हो कि नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, नहीं तो आप 125 से ज्यादा या 150 से ज्यादा सीट ला ही नहीं पाते थे किसी भी हालत में। लेकिन यहां बात आप समझिएगा 2020 में क्या होता है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से जीत के सामने आती है जबकि 2018 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तीनों में कांग्रेस विजित हुई थी और भाजपा का एक तरीके से मनोबल डेफिनेटली इतने बड़े राज्यों को एक तरीके से हार जाने के बाद में डाउन होता है। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा बहुत बढ़िया तरीके से जीतती है। 2020 का जो विधानसभा चुनाव था बिहार का, ये एक तरीके से एंटी नीतीश कुमार था और भाजपा ने अपने ही वोटर्स के साथ में कितना गलत किया था इसको समझने की आवश्यकता है। अगर उस समय भाजपा एकदम दिखाती जो रीढ़ की हड्डी 2022 में दिखाई कि हम नहीं झुकेंगे, आप गठबंधन तोड़ दीजिए, हालांकि इसका नुकसान किस तरीके से हो सकता है वो आगे देखने को मिलेगा, फायदा किस तरह से हो सकता है वो भी राजनीति बताएगी। लेकिन 2020 में ये अलग से लड़ते तो जो 74 सीट भाजपा को मिली, अब तो 77 हो गई है, इससे कहीं ज्यादा भाजपा को मिल सकती थी, क्योंकि यहां पर जेडीयू को जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू आरजेडी। आरजेडी की सीट 80 से केवल 5 कम होती है, 75 होती है, लेकिन जेडीयू की सीट जो है वो 71 से 43 पर पहुंच जाती है। ये एंटी नीतीश कुमार का चुनाव था, यहां पर आप चूक गए और यहां पर चूकने का परिणाम जो है वो आपको लगातार भुगतना पड़ा। अब उन 3 कारणों को सुनिएगा। पहला कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है, 13 जुलाई की घटना याद होगी आपको, पीएफआई से जुड़े हुए 2 कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया बिहार पुलिस के द्वारा, जहां पर भारत को इस एक तरीके से जो सोचते हैं, बड़ा उनका भ्रम है कि भारत को जो है वो इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, 2047 तक गजवाए हिंद कर देंगे, फलाना ठिकाना वाली जो बात है। तो उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, हालांकि इसको इतना कैजुअली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो जो कर रहे हैं और जो उन्होंने कहा है अपने डॉक्यूमेंट्स में जो रिलीज हुए हैं कि 15,000 मुसलमानों को हथियार दे दिए गए हैं, उनके हाथ में हथियार पहुंचा दिए गए हैं और उन मुस्लिमों को खासतौर पर निशाना बनाया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी
दयनीय है। और बिहार में 10 जिलों में, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात करें या आप बात करें किसी और जिले की, जो एक तरीके से उस श्रेणी में आते हैं जहां पर वो काम करने के लिए एक सहूलियत महसूस कर सकते हैं। अररिया की बात कर सकते हैं। ऐसे 10 जिलों में खासतौर पे काम करा गया और बिहार पुलिस और एनआईए की टीम ने खूब छापे मारे। वहां पर जो एक मानवजीत सिंह ढिल्लन, ये एक बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी, इन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि आरएसएस में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है, ऐसे ही तैयार करने का काम पीएफआई कर रही है। इसके बाद में भाजपा आक्रामक मुद्रा में भी आई थी, लेकिन तब भी उस व्यक्ति के साथ में नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया हो, ऐसा देखा नहीं गया। अब इस बात को दूसरे एंगल से समझिएगा। मुस्लिम, ये एक शब्द ऐसा है जो बिहार की राजनीति में सामान्य नहीं कहा जा सकता। ये वोट जो है, ये छिटकता जा रहा था। 2020 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 11 प्रत्याशी, 10 और एक 11, ये 11 प्रत्याशी खड़े किए थे नीतीश कुमार ने और एक भी नहीं जीता था। एक भी नहीं जीता था और शाहनवाज हुसैन को अपने कोटे से मंत्री बनवाया गया था बिहार की विधानसभा में, क्योंकि भाजपा ने तो एक भी खड़ा ही नहीं किया था। जेडीयू ने 11 खड़े किए थे, एक भी नहीं जीता था। जितने जीते थे वो सारे आरजेडी के जीते। एआईएमआईएम की भी जीते थे, जिनको बाद में खत्म कर दिया गया। एआईएमआईएम को तेजस्वी यादव ने एक तरीके से धूल चटा दी है। बिहार में उनका कोई अस्तित्व खास बचा नहीं है, आगे के चुनाव में देखने को मिलेगा बाकी। लेकिन यहां पर उसे समझ में आ रहा था, क्योंकि कुल 4-5 जातियों के नीतीश कुमार कुल जमान नेता है और उन कुल जमान नेताओं के कारण से उसमें जो मुस्लिम वोट जो है वो जुड़ जाते हैं, तो उनकी कुछ संख्या जो है वो निकल के सामने आती है। और चूंकि आरजेडी भी और भाजपा भी दोनों पूरे प्रभाव से, यानी कि 122 सीट जिसे कहते हैं, 243 सीट अगर कुल है विधानसभा की बिहार में, तो 122 सीट जिसे कहते हैं जो लानी पड़ेंगी, ना तो ये भाजपा ला पा रही, ना ये आरजेडी ला पा रही। तो बीच में मलाई खाने वाले व्यक्ति वो नीतीश कुमार, जिनका तय है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो चाहे आरजेडी की बड़ी सीट आए, 80 सीट आए, 75 सीट आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम सीट ला करके भी, या भाजपा की 74 सीट आए, 77 सीट आए, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? वो बनेंगे नीतीश कुमार। यहां पर अगर मुस्लिम वोट उनसे छूट जाता तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। जिसकी एक तरीके से बात समाजवादी हैं हम दोनों चाचा भतीजा, ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने अभी अभी कही भी है। ये एक कारण है। दूसरा कारण समझिएगा, नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि मैं विधान परिषद में रह लिया, मैं लोकसभा में रह लिया, मैं एक तरीके से जो रेलवे मिनिस्टर रह लिया, मैं मुख्यमंत्री रह लिया, मुझे राज्यसभा में नहीं रहा। अब आप सोचिएगा, कोई जो इतने 2005 से लगातार एक तरीके 17 साल हो गए, अब देश का राज्य का मुख्यमंत्री है इतने बड़े राज्य का, वो राज्यसभा में जाने की बात तो नहीं सोचेगा। बेसिकली ही वांट्स टू बी उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ की जगह। अब भाजपा अगर उनको उपराष्ट्रपति बना देती, तो पहली बात तो बनाती क्यों, किस कारण से बनाती, कोई कारण नजर नहीं आता। जब आप अपनी केवल अपनी ताकत से, एनडीए की बात भी छोड़ दीजिए, केवल अपनी ताकत से अगर आप किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना सकते थे, तो दूसरे को क्यों बनाएंगे? और नीतीश कुमार का एक तरीके से भाव भंगिमा, उनका जो राजनीतिक चाल चरित्र चेहरा रहा है, उनका पलटू राम का जो व्यक्तित्व रहा है, तो भाजपा के सारे कामों में, सारे बिल्स में वो किस तरीके से हस्तक्षेप करते, ये भी हमें ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। तो उनकी उपराष्ट्रपति पद की मांग को अस्वीकार करना, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं इस कारण को बहुत बड़ा नहीं मानता इस तरीके से कि वो इस गठबंधन को तोड़ देंगे। तो ये भी मेरे को लेकिन एक कारण जरूर लगता है। लेकिन जो बड़ा कारण है वो शायद ये वाला है जो मैंने पहले आपको बताया था, दैट इज पीएफआई के जो 2 कार्यकर्ता पकड़े गए, उसके बाद में ये जो डर लगा, क्योंकि पहले आप नहीं कर पाए थे, आपको लगा कि जिस तरह से जुलाई के महीने में जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने ये जो सक्रियता दिखाई थी, पूरे 243 विधानसभा सीटों में भाजपा ने प्रवास शुरू किए थे, तो शायद एक तरीके से भाजपा अब तन करके खड़ी होने की कोशिश कर रही है, जो कोशिश उन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। लेकिन ये कोशिश जो है वो भाजपा किस कारण से एक तरीके से क्षेत्रीय दलों में बच्चा राजनीति करती है, ये मुझे समझ नहीं आता है, या फिर अच्छा बच्चा बनने की बात करती है, ये समझ नहीं आता है। तो खास तौर पे भाजपा को ये अच्छा बच्चा बनना क्षेत्रीय राजनीति में अगर कम करना है, तो उस कम करने के बाद में ही कुछ आगे बढ़ पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल होगा इन चीजों को साथ में लेके जाना। खैर देखेंगे आगे आगे क्या होता है, राजनीति परिदृश्य किस तरीके से बदलता है, लेकिन हम यही मानते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे हम आगे बढ़ें और उसके लिए जो जो चीजें देश में होनी चाहिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, पुनश्च जम्बूद्वीप के हमारे संकल्प के लिए, उसके लिए नीतीश कुमार जैसे लोगों से
आपको तन के खड़ा होना पड़ेगा, आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करनी पड़ेगी, आक्रामकता दिखानी पड़ेगी, केवल ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा। वो आपको सब कुछ कहते हैं, वो संघ मुक्त भारत की बात कहते हैं, वो मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ नहीं आऊंगा, ये सब कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हें गले लगाते हैं। ये किस कारण से है, ये किसी को भी समझ नहीं आता, और ऐसी छवि के कारण से आप अपनी छवि को बार बार नुकसान पहुंचाते हैं। ये नुकसान कब तक इस देश की जनता सहेगी और मानेगी, ये आपको समझना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे, अपनी टिप्पणियां हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आपको लगता है राष्ट्र और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो धर्मांश और पत्रम पुष्पम आर्थिक सहयोग हमें अवश्य प्रदान कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।